Yes, good evening everybody. Today we shall tell you about Coulomb's law in vector form. कल स्केलर फॉर्म में था, आज वेक्टर फॉर्म। देखिए पहले आप एक बार अपने माइंड में रख लीजिए 3, 2, 1, 0, -1, -2, -2। इसका मीनिंग क्या है? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 क्या होता है? पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव। एक दूसरे आपको पता है प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस, नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव इक्वल टू प्लस। इसका मतलब यह है कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस को माइनस से करते हैं तो भी प्लस। इसका मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं तो भी इनकी मल्टीप्लाई प्लस आएगी, नेगेटिव हैं तो भी इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स Q1 प्लस Q2 ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है? बोथ आर लाइक चार्ज। इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, या इट मीन बोथ आर लाइक चार्ज, या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव। ऐसे ही सपोज प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस, इसका मीनिंग क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई माइनस है, यानी इफ तो Q1 Q2 लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी अनलाइक चार्ज है। ये लाइक, ये अनलाइक। क्लियर है? चलिए अब देखिए Coulomb's law in vector form। सपोज आपको ये पता है Coulomb's law is applicable only for point charges। सपोज ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, बीच की डिस्टेंस R। अब मैं ये कह रहा हूं कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है? बोथ आर लाइक चार्ज, बोथ आर लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा F12 इधर, इसके ऊपर जो फोर्स होगा F21, यानी F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 अप्लाइड बाई Q2। F21 क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 अप्लाइड बाई Q1। F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 अप्लाइड बाई Q2, F21 फोर्स ऑन Q2 अप्लाइड बाई Q। ऐसे ही मैं यहां पे एक यूनिट वेक्टर R12 क्या है? यूनिट वेक्टर है, ड्रॉन इन डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। और यहां पे R21 यूनिट वेक्टर ड्रॉन इन डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। तो अभी तक क्या बताया? We consider 2 point charges Q1 and Q2. They are separated by distance R. If Q1 Q2 greater than 0, both are like charges and they repel each other. और मान लीजिए अनलाइक चार्ज हो, Q1 Q2 लेस देन 0, इट मीन लाइक है। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो क्या बन जाएगा? F12 अट्रैक्शन, F21 अट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए तो अब देखो क्या कहेंगे? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12 क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F12
R12 की डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट में। लेफ्ट में यूनिट वेक्टर कौन है? R21। तो R21 और हमें बताना पड़ेगा कि R21 क्या है? क्या बताया भाई? यूनिट वेक्टर ड्रॉन इन डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। सिमिलरली force on Q2 due to Q1 F1 F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। F21 किधर है? इस साइड है, तो इस साइड में यूनिट वेक्टर कौन है? R12। क्या कहेंगे? R12 क्या है? यूनिट वेक्टर है ड्रॉन इन डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। क्लियर है? अब आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेंगे। 12 है, 21 12 है, तो 12 इंटरचेंज होते हैं 1 और 2। चलिए अब आप ये देखिए, ये बताइए R12 इज इक्वल टू माइनस R21 है। ये क्यों है? नेगेटिव वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो हम क्या कहेंगे? F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस R12 की वैल्यू क्या है? माइनस R21 है। F21 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R21 की वैल्यू क्या है? F1। तो यहां से आपको एक नया इंपॉर्टेंट बात दिख रही है, क्या? कि F21 इसके ऊपर फोर्स, F12 इसके ऊपर फोर्स, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो क्या आ गया? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो ये भी हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हो गया। यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ हो गए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो यदि आपका एग्जामिनेशन में आता है गिव एक्सप्लेन कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आप यहां तक कर देंगे। यदि आपका आता है शो दैट कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो यहां तक कर देंगे। चलिए अब आगे हम बताएंगे कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखिए आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वी गेट यूनिट वेक्टर। तो अब देखिए आपका जो ये R12 है, R12 क्या लिख सकते हैं? R12 कंप्लीट वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड व्हेन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी इस यूनिट वेक्टर को हमने पूरा वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। R12 क्या है? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम Q1 टू Q2 और R12 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? R। तो अब देखिए हमारे ये जो इक्वेशन सेकंड है ये क्या बन जाती है? F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। मैं इस R को क्या लिख सकता हूं? R12 का मैग्नीट्यूड और R12 की जगह R12 वेक्टर अपॉन R12। तो F21 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12
21 है तो 12 है। सिमिलरली F12 क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 12 है तो क्या आएगा 21 का क्यूब R21। अब देखिए, अब हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब मान लीजिए ये हमारा चार्ज Q1 है, इसके पोजीशन वेक्टर R1 है। ये हमारा चार्ज Q2 है, इसकी पोजीशन वेक्टर R2 है। और ये क्या बताया था R12 है, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम Q1 टू Q2। तो क्या कहेंगे इफ R1 एंड R2 be the position vectors of Q1 and Q2 then क्या जाएगा R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 और R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अब हमारी ये इक्वेशन थर्ड, ये है इक्वेशन 4। हाँ क्या बन जाएगी F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R12 की वैल्यू क्या है R2 माइनस R1 का क्यूब R12 R2 माइनस R1। अब यहां पे ध्यान रखना है अभी तक 12 21 12 यहाँ पे क्या है F21 में R2 माइनस R1 है, इंटरचेंज नहीं हो रहा है, ये पोजीशन वेक्टर में ध्यान रखना है। सिमिलरली हमारी इक्वेशन फोर्थ क्या हो जाएगी F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या आएगा R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2। तो ये आ गया हमारा कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? अब हम ये बताएंगे कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से हमें क्या फायदा हुआ, क्या सिग्निफिकेंट है। पहला तो ये हो गया कि कूलॉम्स लॉ से हमें पता लग गया इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा हमें यहां से ये भी पता लग गया है F21 R12 यानी ये जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स है। R12 क्या है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम Q1 टू Q2 यानी along the line joining the center of two charges। तो फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंट इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। चलिए अब हमने कल आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए थे 10 तक 11 न्यूमेरिकल 11 आगे आपको खुद भी ट्राई करने हैं, वैसे मैं तो कराई रहा हूं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैविंग इक्वल चार्ज इज, पहले न्यूमेरिकल 11 है, पहले आयन पे भी चार्ज 3.7 10⁻⁹ कूलम, दूसरे पे भी 3.7 10⁻⁹ कूलम है। दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, क्या है 5 एंगस्ट्रॉम। हम ये यूनिट का ध्यान रखना है, या तो SI यूज करोगे या CDSI है, तो इस 5 एंगस्ट्रॉम को 5 इंटू
10⁻⁻10 मीटर। क्या कह रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच एटम। तो क्या करेंगे पहले हम इसमें क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी 2 सॉरी ये फोर्स है 3.7 10⁻⁻9 न्यूटन है। Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है। हमें पॉइंट पहले क्या करते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F की वैल्यू है 3.7 10⁻⁻9 9 into 10⁻⁹ Q² R 25 10⁻⁻20। तो Q² आ जाएगा 3.7 10⁻⁻9 25 10⁻⁻20 upon 9 into 10⁻⁹. On solving, you will get 3.2 10⁻⁻19 कूलम। तो हर आयन पे इतना चार्ज है। तो ये कह रहे कि चार्ज में पूछा क्या, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q = NE, N = Q/E। तो क्या आ जाएगा 3.2 10⁻⁻19 upon 1.6 -19 = 2। ये जो थोड़ा गड़बड़ा गया इसमें न्यूमेरिकल 12। 2 insulated charred copper sphere A and B. 2 insulated charred copper sphere and B have their center separated by distance 50 centimeter. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, यानी R = 50 सेंटीमीटर 50 into 10⁻⁻2 मीटर या 5 into 10⁻⁻1 मीटर। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere, दोनों पे चार्ज कैसा सेम है, यानी Q1 की वैल्यू भी 6.5 10⁻⁷ कूलम है, Q2 की वैल्यू भी 6.5 10⁻⁷ कूलम है। और क्या कह रहे हैं, रेडियाई ऑफ A and B are negligible as compared to the distance of separation. It means क्या कहा है कि जो रेडियस है डिस्टेंस के कंपेयर नेग्लिजिबल क्यों कहा, क्योंकि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 9 into 10⁻⁹ Q1 6.5 10⁻⁷ 6.5 10⁻⁷ upon r² 25 10⁻⁻2। On solving, we shall get 1.5 10⁻⁻2 न्यूटन। चलिए आगे इसी में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच चार्ज डबल, हर एक स्फीयर पे चार्ज क्या करते हैं डबल, यानी ये भी डबल ये भी डबल। चलिए एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस हाफ कर दें तो देखिए 4 डबल 2 to 4 टाइम्स, और डिस्टेंस हाफ की, हाफ का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया, ये हाफ का मीन्स 4 टाइम्स, तो 4 ये कितने टाइम्स हो जाएगा 16 टाइम्स।
तो न्यू फोर्स 1.5 10⁻² इंटू 16, तो 0.25 न्यूटन। क्लियर है? क्या कहेंगे? H लिखना ही, H both charges are double and the distance between the two charges is half, so new force is 16 times। तो न्यू फोर्स हो गया है 1.5 10⁻² इंटू 16 0.25 न्यूटन। चलिए न्यूमेरिकल 13, ये एनसीईआरटी बुक के है न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है? सपोज स्फीयर ए एंड बी इन अबोव एक्सरसाइज, इसी में ये स्फीयर ए है, ये बी है, इस पे चार्ज कितना था 6.5 10⁻7 कूलम, इसके ऊपर भी 6.5 10⁻7 कूलम था। डिस्टेंस थी 50 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन अबव एक्सरसाइज हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों की साइज कैसे सेम है। ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज ईच ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट, एक तीसरे चार्ज को हम सी को, उसका भी साइज सेम है, ए के कॉन्टैक्ट में लिया। क्या था? A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with first, then brought in contact with second, पहले इसके contact में फिर इसके contact में, and finally removed from दोनों से remove कर दिया। What is the new force of repulsion between A and B? तो देखिए, जब इस C को इसके साथ contact में करेंगे, साइज दोनों का सेम है, तो क्या होगा? दोनों का चार्ज, टोटल चार्ज का हाफ हाफ दोनों स्फीयर कर लेंगे। तो क्या कहेंगे? When C is placed in contact, when C is placed in contact of A, charge ऑन ए और बी क्या था? टोटल का हाफ था, तो ए पे कितना है 6.5 10⁻7, सी अनचार्ज है, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 3.25 10⁻7। इतना ही चार्ज ए पे है, इतना ही चार्ज सी पे है। अब ये सी अब बी के कॉन्टेक्ट में आ गया है, तो when C is placed in contact of B, charge on B और C। तो अब देखिए टोटल कहा, B पे कितना है 6.5 10⁻7 और C पे ये ले रहा है C 3.25 10⁻7 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 10⁻7 6.5 3.25 5 7 9, इसको 2 से डिवाइड करना है तो 4.8 9 ये आपका 4.8175 ये आ गया कर। तो अब दोनों पे अब क्या आ गया, अब हमने क्या किया उसको रिमूव कर दिया है, तो अब फोर्स निकाल देंगे। ए पे चार्ज कितना है 3.25 10⁻⁻7, बी पे कितना है
बी पे है 4.875 10 raised power -7 कूलम, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बस F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square, 9 into 10 raised power 9 Q1, 3.25 10 raised power -7 Q2, 4.875 10 raised -7 और डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर यानी 5 into 10 raised -1 का स्क्वायर ऑन सॉल्विंग 5.7 10 raised -3 न्यूटन। आगे आप खुद ट्राई करें, मैं एक दो बताऊंगा कल, तो जो नहीं हो मेरे से पूछ लेंगे आप, मैं कल एक दो इन्यूमेरिकल कराऊंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे।